Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Brahma, Lord Brahma, the first stage of creation. मेरा धर्म अखंडता, impeccable wisdom. मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यंक, जिसके साथ हर कुदरत की खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं, जिसको जानने से हम हर खुदरत चीज को ठीक ठीक से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और दुनिया में बिल्कुल विद्या का संपूर्ण अखंडता का विश्वास देकर एक नया प्रतिभा लिखा सकते हैं। यही प्रयत्न अखंड विद्याश्रम का है, यही प्रयत्न मेरे काम का है। फिलहाल हम सागर मंथन या समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं कि चर्निंग अ प्राइमरी इक्वेशन से ही सारी चीजें एक एक करके बाहर उठती हैं और उनमें ही सब कुछ पाया जाता है, जिसमें सारी देव देवताओं का जो वेदों में उपनिषद में वर्णन किया गया है, समझाया गया है, उसको हम जिस्म के अंदर ही समझ सकते हैं। वही चीजें समुद्र मंथन में भी नजर आती हैं, वही चीजें पीरियडिक टेबल पे भी हैं, चाहे वो एटम्स हो, एलिमेंट्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड्स हो, सेल्स हो, या पूरा शरीर है। इंसान ही, मनुष्य ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। पिंडांड ब्रह्मांड एकम, दोनों एक ही हैं। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसे ये समझ आ गई तो वो उसे कोई किस्म की कोई भी तकलीफ या दुविधा या कष्ट या कलेश नहीं होगा। समुद्र मंथन के बाद 14 चीजों का वर्णन किया गया और मेरा मानना है कि हर चीज समुद्र से ही निकली है, क्योंकि ऊपर से नीचे ही पड़ी है। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सारांश, एसेंस, कुदरत के बनने से पहले ये कहा, वेद कहते हैं कि वहां पे तमस था, अंधकार था या मृत्यु थी। और मेरा मानना है कि कोई भी चीज निष्कर्म नहीं हो सकती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच होनी चाहिए। ये शून्य था, मगर शून्य के अंदर जो भी था वो आइसोमर्स ऑफ नियॉन 21 थे। उसे ही हम निरंकार निर्गुण ब्राह्मण से समझ सकते हैं। वही जानकर मैंने आज बताया हुआ है कि निरंकार निर्गुण ब्राह्मण सृष्टि के निर्माण से पहले वही था, जिसे आम लोग नहीं देख सकते हैं। और सृष्टि के निर्माण के बाद ही सरगुण साकार ब्राह्मण उठे हैं, जिसे हम देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। यही चीज वेदों में लिखी गई है कि देवी देवता भी सृष्टि के निर्माण से पहले क्या हुआ नहीं है, वही सोच है। मगर मेरा मानना है, अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, आप निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को भी देख सकते हैं। वही दिव्यांक है, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो स्टेज से पहले निरंकार था और फिर नियॉन 21 जब मिलकर इकट्ठे होकर नियॉन 22 बने, तो उससे ही रोशनी नजर आई है, जो सारे धर्म कहते हैं। जो पहली चीज सृष्टि की बनी थी वो रोशनी थी, प्रकाश मात्र था। वो चीज को मैंने इस माध्यम से समझाया है कि बिग बैंग थ्योरी में आइसोमर्स ऑफ 21 नियॉन बनकर नियॉन 22 हुए थे। फिर 10 स्टेजेस से उनका डिवोल्यूशन हुआ था, कम हुए थे। फिर एक तरफ नियॉन 20 हो गया और साथ में हाइड्रोजन दूसरी तरफ आ गया, और बाकी सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से ही ऊपर बने हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि दिव्यांक ही है वो मैथमेटिकल डिजाइनर जो कुदरत की देन है, जिसपे सब चीजें बनी हैं, जो दूसरे किसी भी मैथमेटिकल डिजाइन जो दुनिया जानती है उसमें नहीं है। ये पहली बार 2015 में आया है। मगर इसके 3 हिस्से हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन जो ब्रह्मा जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो 22/21 है। 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो 10 अवतार हैं, वो विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं। थर्ड स्टेज ऑफ मैचुरेशन जब मोक्ष कहिए, वो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके 0.34419 है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ही हैं। फर्स्ट स्टेज ब्रह्मा है, 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विष्णु है, और अंत में शिव जी आ जाते हैं। यही नंबर देने करके दुनिया को दी है कि अगर इसको समझ ले, हम कुदरत के हर कंसेप्ट को समझ सकते हैं। उसे ही प्रथम निर्माण भी कहा जा सकता है, द फर्स्ट स्टेज क्रिएशन भी कहा जा सकता है, जब ब्रह्मा कहा जाता है। अब शुरू करते हैं कि मैंने अब एटम्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड की बात कर दी है। उसके बाद जो सृष्टि में निर्माण हुआ था वो यूनिसेलर, सिंगल सेल है, जो समुद्र में ही, गर्म पानी में ही पैदा हुआ था, जमीन पे नहीं, क्योंकि उसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता थी।
और उस एलिमेंट की जो रेशो थी वो 21:21 थी। फिर उसको 22/21 फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन में हुई थी। ये चीज आप प्रोटोजोआ में आसानी से देख सकते हैं कि उसकी मूवमेंट ही वो दिखा देगी कि कैसे वो आगे चलता है। 21/21 कैसे 22 बनता है। यही चीज मैंने दिव्यांग के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, जो अगले में मैं फिर दिखाऊंगा। आप इस खूबसूरत खूबी को, कुदरत की खूबी को उपनिषद ने कैसे पेश किया है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चांडोक्य उपनिषद के 8वें अध्याय में 7:1 में प्रजापति जो लॉर्ड ब्रह्मा है वो एक डिस्कोर्स दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं कि अगर आप दुनिया में सच्चित आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को, जो सेल्फ, जो सोल को जानना जरूरी है, जिसकी ना तो कोई मृत्यु होती है, ना कुछ काट सकता है, ना जला सकता है, कुछ नहीं है, वो हमेशा अमर ही है। जो अमर है वो ही सेल्फ है। वही चीज मैं नियॉन हीलियम 4 या नियॉन 21 या आर्गन 40 में भी देखता हूं कि जो आत्मा है वो नोबल एलिमेंट ही है। ये सुनकर इंद्र जो देवी देवताओं के राजा हैं और विरोचन जो असुरा के राजा हैं वो सुन रहे थे, बहुत खुश हुए। उन्होंने सीखने के लिए प्रजापति जब ब्रह्मा जी से अप्रोच किया कि हमें सिखाइए, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे आश्रम में 32 साल के लिए रहिए। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब यही कहा था कि 32 साल 32 ईयर्स के लिए तो आप मेरे साथ रहिए। 32 साल रहने के बाद तपस्या करके आश्रम में ब्रह्मचारियों की तरह, उसके बाद उन्हें कहा है कि इस विषय में हमने आपकी फिजिकल एक्टिविटीज और कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सेहत बनानी है, फिजिकल हेल्थ को इंपॉर्टेंट देखते हुए उनको एक राजाओं की तरह तंदुरुस्त मस्त बना दिया। तो ये कह रहा आप फिजिकली एक्टिव हैं, स्ट्रांग हैं, कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिस ये करेंगे तो आप हमेशा ठीक रहे। ये सुनकर दोनों लॉर्ड इंद्र और विरोचन खुश थे और चले गए। विरोचन जाके आज भी पूरी दुनिया को यही सिखाते हैं कि अगर आप दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो आपको पहले अध्याय जागृत अवस्था को, वेकिंग कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखिए। उसके आधार पे अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए और पैसे और शोहरत और इन चीजों से राज कीजिए। ये कहीं ना कहीं राजधर्म की तरफ ही है। आज भी राजा, हर इंसान राजा ही बनना चाहते हैं, उसके ऊपर ब्राह्मण बनने की किसी की कोई चेष्टा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है यही काफी है। एनीवे, अपनी सोच है। इंद्र थोड़ी देर जाने के बाद उन्हें लगा मेरी आंख जा सकती है, मेरे हाथ जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें सच्चित आनंद नहीं हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम है। वो वापस आ जाते हैं और प्रजापति से कहते हैं, तो और कहते हैं 32 साल के लिए और मेरे पास रह जाओ। और अगले 32 साल रहने के बाद उसको स्वप्न अवस्था या ड्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में समझाया जाता है। और जिस कहा जाता है कि ड्रीम में आप कोई भी चीज, कभी भी समस्या नहीं आ सकती है, क्योंकि वो ड्रीम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुन के इंद्र खुश हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, कहते हैं वो तो एक ड्रीम है, उसमें क्या हुआ कैसे मुझे नहीं पता है। तो उसके बाद इंद्र भगवान उसको सुषुप्ता अवस्था के लिए 32 ईयर्स रहने के लिए कह देते हैं। 32 ईयर तपस्या करने के बाद उनको सिखाया जाता है कि आप डीप स्लीप में चले जाइए, जिसे आज भी काफी योगी लोग समझते हैं कि अगर योग में जाना है तो आपको उस समस्या में जाना चाहिए जहाँ पे माइंड ये सब कुछ चला जाए किसी तरीके से। और मैं मानता हूँ वो अवस्था ठीक नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आप डीप स्लीप से, सुषुप्ता से जागते हैं, आपको सच्चित आनंद का अनुभव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इंद्र को पसंद आया, मगर फिर वापस आते हैं, नहीं वो तो स्टेज में मुझे पता नहीं हुआ क्या था, ये संपूर्ण नहीं हो सकती है, इसमें भी कोई गलती है। सो जो जागृत है, स्वप्न है या सुषुप्ता, ये तीनों जो स्टेजेस हैं 32, 32 और 32 साल की, इसमें संपूर्णता नहीं है। कुछ ज्यादा होगा तो वापस आ जाता है, जिसके आने पर प्रजापति जी, जब ब्रह्मा जी उसे तुरिया कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियस स्टेट, जब फिजिकल बॉडी में आपको सेंसेस भी स्ट्रांग रख के, मन भी स्ट्रांग रख के, बुद्धि भी स्ट्रांग रख के, सब कुछ चलते हुए भी कुदरत के साथ जुड़ जाए, समझिए वो अवस्था आपके लिए तुरिया है,
वो जानना जरूरी है, उसमें ही सच्चिदानंद 24/7 का। इसके बाद वो बहुत खुशी और चले गए, आज भी उन्हें अमर ही माना जाता है। अब इसमें इम्पेकेबल विजडम क्या है, अखंडता क्या है कि पहले 32 साल मैं समझता हूँ 7 के बराबर हैं, सेकंड 32 ईयर्स भी 7 के बराबर हैं, तीसरे भी 7 के बराबर हैं, जो आखिरी 5 साल है वो 1 के बराबर है। तो इसमें कहीं ना कहीं 22/21 ही रुका हुआ है। मगर इस किस्म की गूढ़ जो भी लिखा गया है, समझाया गया है, ज्यादा लोगों किसी को आज तक समझ नहीं आई, शायद उसमें वो 22/21 देख नहीं पाए हैं। क्योंकि मैं कुदरत के साथ जुड़ा हूं, मैं देख पाया हूं और मैं ऐसे समझाने की कोशिश करें। यही लॉर्ड ब्रह्मा की फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है। 21 से है और 22 बढ़ जाएंगे तो आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। आप इसी चीज को 2 एग्जाम्पल में चांदोक्य उपनिषद ये कहते हैं कि जो सोलर सिस्टम है उसके 21 पार्ट हैं और वो 21 पार्ट हम 21वां स्टेप से ले सकते हैं। मगर हमको अगर सच्चिदानंद का अनुभव करना है तो हमें सोलर सिस्टम के बाहर जाना पड़ेगा, एंड वो जो बाहर जाने वाला हिस्सा है वो 22 स्टेप्स का है। तो उसमें भी भूमि के 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के 7 हैं, हेवन 7 हैं, वो 21 हैं, जिसके बीच में जीवन, मृत्यु और फिर जीवन का सर्कल चलता रहता है। मगर आपको मोक्ष चाहिए तो उसके बाहर आपको जाना पड़ेगा, वो 22nd स्टेप है। यही खूबसूरती मांडूक्य उपनिषद में 12 वर्सेस में दिखाई है कि आकारा जो नीचे का हिस्सा, पेट का हिस्सा, उस पर चांटिंग करने से 7 के बराबर है। चेस्ट यूकारा के साथ है, हेड मकारा के साथ है, ये जिस्म के अंदर 21 है। मगर आपको बाहर जाना है, तुरिया स्टेज में जाना है तो एक से हिस्सा लेना पड़ेगा। यही विजडम 22/21 है। बड़ी खूबसूरती से हमारे उपनिषदों ने इसको समझाने की कोशिश है। अब एक विषय आता है आदित्य द सन गॉड, इसमें भी वो 22 कैसे उभर के आता है मैं समझाना चाहूंगा। सन अपने अंदर ही ऑर्बिट में चलता है। नॉर्थ पोल उत्तर का जो विषय है वो दक्षिण आने में 11 साल लगते हैं और दक्षिण से उत्तर के जाने के लिए और 11 साल है। इसका मतलब अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने में सूर्य भगवान को अपने अंदर भी 22 साल के लिए चलना पड़ता है। 22 सोलर ईयर्स। क्या ये इत्तेफाक है? यही दिव्यांग का पहला हिस्सा है, यही सोलर सिस्टम है, यही संतोष है और यही सच्चिदानंद है। इसलिए आज भी सूर्य भगवान को, आदित्य को हम गुरु मानते हैं। मेरे गुरु आदित्य हैं, मैंने जो भी सीखा है आदित्य से ही सीखा है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसी चीज को हम लिविंग सेल में ले लेते हैं, क्योंकि अब हमारी सोच एटम, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड से बढ़कर सेल तक आ गई है। तो फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उसके 3 ही हिस्से हैं, ट्रिनिटी ही है, 3 मूर्ति हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, चाहे कहिए कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। मगर उसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें 21 पार्ट है। हर 3 हिस्से के 7-7 हिस्से हैं। मगर एक ऐसा हिस्सा है जो नया सेल बनने के टाइम पे, लिविंग सेल को नया बनने के लिए उसको एक को 2 बनना पड़ता है, जिससे वो 22 पार्ट्स बन जाते हैं। 21 पार्ट्स बिकम 22 पार्ट्स। उससे ही सृष्टि का निर्माण हुआ, उससे नया सेल बनता है, उससे ही आगे हम बढ़ पाते हैं। ये चीज इस पिक्चर में आसानी से हम देख सकते हैं। अगर हमें आगे जाना है तो इस खूबसूरत चीज को और समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। वो ये है, हर इंसान की सोचने की जो समझ है, सहज है, वो मस्तिष्क में साथ जुड़ी हुई है। और मेरा मानना है ज्यादातर लोग 2-3-4% ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी पोटेंशियल उतना ही इस्तेमाल करते हैं, 100% नहीं करते हैं। अगर आपको 100% करना है तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम संपूर्ण होना चाहिए, और संपूर्ण होगा तो वो मुकम्मल होगा, अखंडता होगी, आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। अब क्योंकि ये सारी क्षमता हमारी सोच, हमारी दिमाग के साथ है, हमारा फोकस दिमाग में रहना चाहिए, नीचे के चक्रों में नहीं रहना चाहिए। अगर वो जाना है तो फिर ही आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। अगर देखा जाए, हेड के 8 बोन्स हैं, ऑक्सीपिटल 1 है,
पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, फ्रंटल 1 है, स्फीनॉइड 1 है, एथमाइडल 1 है, 8 है। और दूसरी तरफ फिक्स बोन में 13 फिक्स फेस बोन्स हैं, जिसमें 2 नेसल हैं, 2 लैक्रिमल है, 2 पैलेटाइन है, 2 मैक्सिला है, 2 जाइगोमेटिक है, 2 इंफीरियर नेसल नर्व है, 1 वोमर है। तो 21 हो गए। मगर एक हड्डी ऐसी है जो फिक्स नहीं है। ये 21 हड्डियां फिक्स हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फिक्स्ड हैं। मगर एक हड्डी बिल्कुल साहब वही है मैंडिबल, जो ही हमने अपने अनुभव को दुनिया के सामने पेश करने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए, सब कुछ करने के लिए इस्तेमाल होती है। कितनी खूबसूरत चीज है कि VC22/21 दिमाग, ब्रेन, हेड और फेस की बोन्स में भी नजर आता है। एक और खूबी ये देखिए, नीचे देखिए, ह्यूमन ब्रेन में सूचर्स होते हैं, ताकि ब्रेन जैसा डेवलप हो रहा है उसको डेवलप होना है। अप टू 22 ईयर्स तक, 22 साल तक ये सूचर्स खुले ही रहते हैं। उसके बाद स्लोली बंद होना शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि 24 तक ये बंद हो जाते हैं। मगर इसमें जो चीज उभर के आती है 22/21 ही है। 21 साल तक दिमाग बढ़ता जाएगा और इसलिए पहले 21 साल में ही हर इंसान को अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे इसलिए ही स्टूडेंट लाइफ को ब्रह्मचार्य भी कहा जाता है। आपका अच्छा होगा, समझेंगे, बीमार कंप्लीट होगा, हर चीज मुकम्मल हो जाएगा, अखंडता आ जाएगी, आप संपूर्ण बन जाएंगे। ये चीज इसमें आसानी से नजर आ जाती है। आप देखिए, एक ह्यूमन ब्रेन है जिसमें वो सोचने की क्षमता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को हम ज्यादातर लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे कि रेप्टिलियन ब्रेन है जो सांप की तरह है, वो सांप की तरह ही नजर आता है। वो आप ब्रेन स्टेम को ले लीजिए और स्पाइनल कार्ड की शक्ल को ले लेंगे, वो स्पाइन की तरह है। तो ब्रेन स्टेम के 3 हिस्से हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और स्पाइनल कार्ड। इसमें ही वो सारे सेंटर्स हैं, नर्व सिस्टम्स हैं, जिसके आधार पर फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है। इसलिए जब कुत्ते, बिल्ली, जानवरों को डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती, कि उनका सिस्टम ही वैसा है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनका जिस्म ही उनको बता देता है। यही चीज आप जागृत स्मृति में भी देखते हैं। और मैमिलियन ब्रेन जो है वो इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम तक आ जाता है। अगर लिम्बिक सिस्टम तक आपकी पहुंच गई तो आपकी इमोशनल, फैमिली, बॉन्डेज, लव वगैरह उभर के आता है। इसलिए आप अपना परिवार बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपकी शादी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सारे रिश्ते वही इमोशनल के साथ आ जाते हैं। जब आपकी सोच उससे ऊपर बढ़ती है तो प्राइमेट ब्रेन, कॉर्टिकल ब्रेन, वहां पे मेंटल शक्ति, और हम सोचना शुरू कर देते हैं, तर्क वितर्क करना शुरू करते हैं कि ये ठीक है, वो ठीक है, ये सोच ठीक है, वो ठीक है। और जब तक कि हम अखंड तक नहीं आते हैं, ये दिमाग हमें उसके लिए तैयार कर देता है। ये 3 ब्रेन के बारे में, हिस्सों के बारे में, मस्तिष्क के बारे में साइंटिस्ट जानते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट जानते हैं। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ब्रेन के 3 आउटर लेयर्स ऑफ न्यूकॉर्टेक्स जो हैं, इसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं है। आज भी न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसका मस्तिष्क क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी को नहीं पता है। यही कहता है जिस्म की पूरी शक्तियां जो सेंसरी हैं, इंद्रियां हैं, वो 4th लेयर ऑफ न्यूकॉर्टेक्स आती हैं और वहीं से नीचे आके जो सर्कल चल रहता है। जो बाहर की 3 आउटर लेयर्स हैं उसमें वो चीजें नजर नहीं आती हैं। ये भी दिखाया जा चुका है। अब मैं जानता हूं कि इसकी बहुत मतलब है, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये 3 लेयर्स हैं, अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो अखंड विद्या, इम्पेकेबल विजडम उभर के आ जाएगी, और ये पूरा ब्रेन 8.73 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बन जाए। पूरे ब्रेन में आंखें बंद करके, आंखें खोल के अगर आप बुला सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं आकाश को उसके साथ जुड़ जाएंगे। और सृष्टि में क्या भी हुआ है,
सृष्टि के बनने से पहले भी क्या था, उसके बाद भी क्या हुआ, आज भी क्या हुआ, कहाँ की अखंडता है, सारी वही रिकॉर्ड है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन आकाश कोश से मिल जाएगी। अगर आकाश कोश से जो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप अपने आप को आगे ले जाएंगे। जो इंसान आकाश कोश के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मैं हूं, मैं पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के आंखें बंद करके बना सकता हूं। इसके लिए शायद मेरी सोच वेद को समझने के लिए, उपनिषद को समझने के लिए, पौराणिक स्टोरियों को समझने के लिए आसान रही है। मेरे साइंस को भी समझने के लिए आसान है, क्या गलत है, क्या ठीक है, कौन सी कुदरत ने बनाया, कौन ने नहीं बनाया है। मेरी क्षमता उन सबके साथ आसान, क्योंकि मैं आकाश को उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैं ईजी में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरे दिमाग में आंखें खोल के करता, जो इतिहास में आज तक किसी ने दूसरे ने नहीं किया है। शायद मैंने वो किया है, इसलिए शायद दिव्यांग को मैं दे सका हूँ, डिवाइन डिजाइन को पहली बार देख सकता हूँ और आकाश को से लाके मैंने दिया है। ये ही मेरे काम की सबसे बड़ी खूबी है। अब इसी के आधार पे मैंने दिव्यांग को बनाया है। ये 22/21 टू द पावर 10.344 वो वहां तक बनते हैं। इसके आधार पे हम कुदरत को समझ सकते हैं, परफेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी की समझ सकते हैं, सारी कॉमन एलिमेंट को बचा सकते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन को दिखा सकते हैं, रिवर्स एजिंग या कर्टेल एजिंग है, और हमेशा सच्चित आनंद की रह सकते हैं। वी कैन बिकम ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट वन बाय वन। यही अखंड विद्याश्रम की सोच है, यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका सारांश इस एक सिंबल में है, मगर इस सिंबल को हम बार बार तब तक दिखाएंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जो मैंने आज बताया इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत